आज हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम लोग जो है निम्न टॉपिक देखेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है 2 स्टेप में होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अर्थात जब बॉडी को जो है एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उस समय जो है कार्बोहाइड्रेट जो है बनता है, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म जब एनर्जी का टूटता है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो एनर्जी लॉस होता है, उसको जो है कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उसको देखेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका अनुपात जो है 1:2:1 होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जो है वही रहता है जो जल का रहता है। जैसे कि जल का अनुपात क्या होता है, 2:1 रहता है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट में भी जो जल का अनुपात जो है वही रहता है। इसीलिए इनको जो है हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र जो है CH2ON द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो है हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप मिलता है। इसी प्रकार जो है इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कह सकते हैं कि इसमें जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक कीटोन ग्रुप होता है, और बाकी जो अन्य कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जो है उपस्थित रहते हैं। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो है कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के पाए जाते हैं, शुगर और नॉन शुगर। तो इसके नाम से ही प्रसिद्ध मतलब कि पता चल जा रहा है कि शुगर ये जो है क्या होंगे, मीठे होंगे, क्रिस्टलीय होंगे और जल में घुलनशील होंगे। जैसे कि नॉर्मल जो शुगर होता है वो होता है, उसका जो कैरेक्टर आता है वही होता है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शुगर। दूसरा है नॉन शुगर। तो ये नॉन शुगर जो हैं अक्रिस्टलीय होंगे, स्वादहीन होंगे और जल में अघुलनशील होंगे, जल में नहीं घुलेंगे। एग्जाम्पल है स्टार्च और सेल्यूलोज। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कार्बोहाइड्रेट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो है 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ये जो है सबसे सिंपल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो है स्वाद, इनका जो स्वाद होता है मीठा होता है, और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे अणु होते हैं, इनको जो है और तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। मतलब कि एल्डोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहेगा और कीटोज में कीटोन ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो एल्डोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और कीटोज का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। अब देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड जो हैं क्या होते हैं, ये जो इनको अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये जो क्या करेंगे, 2 मोनोसेकेराइड के 2 अणु जो है हम लोग को प्राप्त होगा। मतलब कि ये 2 मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो संघनित हो करके क्या करेंगे, ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं, और इस समय जो है एक जल का जो है एक अणु बाहर निकलता है। ओलिगोसेकेराइड जो हैं 2 प्रकार के पाए जाते हैं, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। जब मोनोसेकेराइड के 2 अणु जो है संघनित होंगे तो क्या होगा, डाइसेकेराइड का निर्माण होगा, और इस समय जो है जल का एक अणु बाहर निकलेगा। और ये जो दोनों मोनोसेकेराइड के जो दोनों अणु हैं वो क्या होंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़े रहेंगे, दोनों मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। अब देखते हैं ट्राइसेकेराइड।
तो ट्राइसेकेराइड जो होंगे वो क्या होंगे, इसमें जो है मोनोसेकेराइड के 3 अणु जुड़े रहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जल में जो है नॉन सॉल्यूबल होंगे। इनमें जो बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। इनमें बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड के यूनिट जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ करके पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। इनका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब आते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है 2 प्रकार के होते हैं, सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। जो सम पॉलीसेकेराइड होते हैं वो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड के मिलने से बनते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन जो है जुड़ेंगे तो क्या होगा, सम पॉलीसेकेराइड का निर्माण होगा। या फिर स्टार्च सम पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं विषम पॉलीसेकेराइड। विषम पॉलीसेकेराइड जो है ये विभिन्न प्रकार के मोनोसेकेराइड के मिलने से बनते हैं। इनका एग्जाम्पल है इंसुलिन, काइटिन, पेक्टिन, ये सब जो है पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पूरा होता है, जो लीवर सेल्स पाई जाती हैं वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है कंप्लीट होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक बायो एनर्जी या फिर ऊर्जा प्राप्त करने तथा शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ जो का संश्लेषण करने के लिए प्रत्येक जीवधारी क्या करता है, भोजन के रूप में विभिन्न पदार्थों को लेता है और इन सभी पदार्थों के रूपांतरण के लिए निरंतर होने वाली सभी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब कि हमारे जितने भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, वाइटल एक्टिविटी के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उस भोजन से क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो उसी एनर्जी का जो है यहाँ पे निर्माण होता है या फिर उनका यूज़ होता है। तो जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। जो केमिकल एनर्जी के रूप में रहेगा, उस केमिकल एनर्जी को जीवों द्वारा जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो क्या होगा, आहार नाल में इसका जो है पाचन होता है। क्या होगा, सबसे पहले जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन के द्वारा जाएगा माउथ में, ठीक है। माउथ के बाद क्या होगा, वो भोजन जो है एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे जो है उसका डाइजेशन होता है। उस भोजन का जब डाइजेशन हो जाता है फिर वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल थे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। जैसे कि उसका सबसे सिंपल अणु क्या है, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में टूट गया कार्बोहाइड्रेट। फिर उस मोनोसेकेराइड को जो है हमारे जो ब्लड में जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ब्लड सेल में मोनोसेकेराइड का एब्जॉर्वेशन हो गया। उस एब्जॉर्वेशन के बाद जो हमारी लीवर सेल्स पाई जाती हैं वो लीवर सेल्स में चली जाती हैं। ब्लड क्या करेंगी, ब्लड सेल्स उसको लीवर सेल्स में ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब लीवर सेल्स में ट्रांसफ़र होने के बाद उनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है स्टार्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है स्टार्ट हो जाता है और मेटाबॉलिज्म के स्टार्ट हो जाने के बाद उससे हम लोग को जो है एनर्जी मिलने लगती है, जिसका यूज़ क्या करता है बॉडी जो है फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो करने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स क्या है यहाँ पे, मिल्क, नट, ब्राउन राइस, इन सब से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 स्टेप में पूरा होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म।
तो हम लोग जानते हैं एनाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बनना। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो हमारे साधारण कार्बनिक पदार्थ क्या करेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं और ऊर्जा का व्यवय होता है एनाबॉलिज्म के अंतर्गत। और कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत क्या होगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होगा। तो एनाबॉलिज्म जो है 5 स्टेप में पूरी होती है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस और कोरीसाइकिल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होगी, ग्लाइकोजेनेसिस का अर्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस का अर्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। और ये जो है लीवर्स या फिर मसल्स जो पाई जाती हैं मसल सेल्स में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का अर्थ क्या होता है, टूटना। तो क्या हुआ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, और ये कहाँ कंप्लीट होगी, लीवर सेल्स में। अब देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है लीवर सेल्स में कंप्लीट होगी। जब बॉडी को जो है, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं या फिर बाकी कुछ भी हैवी वर्क करते हैं तो हम लोग को एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। अब जब बॉडी जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, बॉडी में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं उनसे जो है एनर्जी जो है बनने लगती है या फिर ग्लाइकोजन जो है बनने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लाइपोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है, लीवर सेल्स में होती है। और कोरीसाइकिल, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे। अब कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आएगा, डाइकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, ETS मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। इन सबको जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। जब कार्बोहाइड्रेट, वो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, तो इसमें जो है इसके मेजर सबस्ट्रेट क्या हैं, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, पायरुवेट, इन सब से क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो लैक्टेट क्या है, मसल्स से, हम लोग के मसल्स से क्या होता है, लैक्टेट मिलता है। और इसका लोकेशन क्या है, मेनली जो है साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोसोल में ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया चलती है। अगर टिश्यू वाले पार्ट में देखें तो लीवर, किडनी, इन सब में जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस चलता है। इसका इम्पोर्टेंस देखें तो ग्लूकोज जो है ओनली सोर्स है फॉर स्केलेटल मसल्स में। इसमें जो है जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया चलती है तो 6 ATP जो है यूटिलाइज होते हैं। और ग्लूकोज इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी फॉर ब्रेन के लिए, ब्रेन और एनर्जी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया में पायरुवेट से जो है ये स्टार्ट होता है। जो पायरुवेट होगा वो कहाँ से मिलता है, क्रेब्स साइकिल में बनता है। तो पायरुविक एसिड से पायरुवेट बनता है। तो पायरुवेट जो है कार्बोक्सिलेक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है। फिर ये ऑक्सिलो एसीटेट जो है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनता है।
फिर इस फास्फोफिनॉल पायरुवेट जो है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। फिर ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट है म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरेट में चेंज होगा। फिर ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-20-फास्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है। फिर ये जो 1,3-20-फास्फोग्लिसरेट है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट में चेंज हो जाता है। फिर ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-20-फास्फेट में चेंज होता है। फिर ये फ्रक्टोज 1,6-20-फास्फेट फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6-फास्फेट में चेंज होगा। फिर ये फ्रक्टोज 6-फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट में चेंज हो जाता है। फिर ये जो ग्लूकोज 6-फास्फेट है वो ग्लूकोज 6-फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इस प्रकार जो है यह क्रिया जो है कंप्लीट होती है पायरुवेट से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया। यही क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब एक ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब बॉडी में क्या होता है ग्लूकोज जो है कम होने लगता है तब क्या होता है ये जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। जैसे कि जब शरीर में रक्त या ग्लूकोज का लेवल क्या होता है 0.12% हो जाता है तब शरीर में जो ग्लाइकोजन जो उपस्थित रहता है वो ग्लूकोज में चेंज होने लगता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तथा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। तो इसमें जो है यह क्या होंगे लिवर सेल्स में कंप्लीट होती है। और यह क्रिया जो है जैसे कि ग्लाइकोजन बॉडी में जो ग्लाइकोजन उपस्थित है वो ग्लाइकोजन जो है फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जब ग्लाइकोजन से इनऑर्गेनिक फास्फेट क्रिया करता है तो क्या बनता है ग्लूकोज 1-फास्फेट बनता है। फिर ये जो ग्लूकोज 1-फास्फेट फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट में चेंज हो जाता है। फिर जब ग्लूकोज 6-फास्फेट से इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकलता है ग्लूकोज 6-फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो ग्लूकोज है लीवर में चला जाएगा और किडनी में चला जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होता है ये जो ग्लूकोज से जो है आगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चला जाता है ये। फिर ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से जो ग्लूकोज के अणु से क्या होता है पायरुविक एसिड का निर्माण होने लगता है। अगर पायरुविक एसिड का निर्माण होगा तो ये पायरुविक एसिड में अगर इस समय क्या होता है ऑक्सीजन उपस्थित रहता है क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और फिर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो क्रेब्स साइकिल की क्रिया चलेगी। अगर पायरुविक एसिड क्या होगा ऑक्सीजन उस समय जो है एब्सेंट होगा सेल्स में तो क्या होगा उस समय लैक्टेट का निर्माण होने लगता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है सेल्स में मसल्स में तो उससे क्या होता है पायरुविक एसिड से लैक्टेट बनने लगता है। अगर ऑक्सीजन जो है उपस्थित रहता है तो क्रेब्स साइकिल चलता है और एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार जो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और हमारे बॉडी में जो है ग्लाइकोजन कितना होना चाहिए? कम से कम अधिकतम 400 ग्राम जो है ग्लाइकोजन उपस्थित होना चाहिए। और ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया है लीवर जो सेल्स होती हैं उनमें कंप्लीट होती है।
ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया, ये जो है इसमें से क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जो संतुलित मात्रा के न होने पर या फिर शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एक प्रकार का दोष अथवा रुधिर में ग्लूकोज की कमी होने पर अनेक अभिक्रियाओं द्वारा जो है बॉडी में जो संचित फैट तथा कोशिका प्रोटीन को जो है ग्लूकोज में बदला जाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में क्या होता है, इसको जो है ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाता है और एटीपी जो है एडीपी में, और इस समय क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का जब निर्माण होता है तो ग्लूकोज से क्या करेगा, जो एटीपी होता है वो क्रिया करता है इस समय मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, और इससे जो है एटीपी टूट करके एडीपी का निर्माण होता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन कहते हैं। इस फास्फोराइलेशन की जो क्रिया होती है इसको यूज़ किसने किया था, इस वर्ड को 1910 में जो न्यूबर्ग जो नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण होता है। अब जब ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हो जाता है फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है। फिर ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है यूटीपी से क्रिया करता है। यूटीपी मतलब यूरेडाइन ट्राइफास्फेट, यूरेडाइन ट्राइफास्फेट से क्रिया करता है यूरेडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर जो है जिससे क्या निर्माण होता है, यूरेडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोज, और इस समय जब यूटीपी से क्रिया करता है तो वो यूटीपी जो है पीपीआई में चेंज हो जाता है, पायरुविक फास्फेट में। उसके बाद जब यूरेडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ये जो है ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो यूरेडाइल डाइफास्फेटेज ग्लूकोज है उससे यूरेडाइल डाइफास्फेट जो है बाहर निकल जाता है और ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं कोरी साइकिल। ये जो कोरी साइकिल्स की जो क्रिया होती है ये जो है मसल्स में कंप्लीट होती है। जो मसल्स में स्थित जो लैक्टेट होते हैं उन लैक्टेट का लीवर में जाकर ग्लूकोज में चेंज होगा, फिर जो है उस मसल्स में री एंटर होना क्या होगा, उनका जो है एंटर होना कोरी साइकिल कहलाता है। अर्थात मसल्स में जो स्थित जो लैक्टेट होंगे वो क्या करेंगे, लीवर में जाएंगे, लीवर में जाकर उनका जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज में चेंज होने के बाद फिर मसल्स में वो जो है री एंटर करेंगे जिन्हें जो है कोरी साइकिल्स कहते हैं। तो इसको जो है नीचे देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि मसल्स में ग्लूकोज है, ठीक है, जो मसल्स में जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है पायरुवेट में, फिर ये जो पायरुवेट है वो लैक्टेज में। ये जो क्रिया होती है ये क्या क्रिया कहलाती है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन की ये जो ग्लूकोज से लैक्टोज बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है।
अब जो मसल्स में लैक्टोज जो बन गया है वो क्या करेगा, अब ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लीवर्स में चला जाएगा। फिर जो लीवर्स में जाते ही लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज से पायरुवेट बनेगा। फिर ये पायरुवेट जो है फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर ये जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, लैक्टोज से ग्लूकोज बनने की क्रिया। अब क्या होता है, लिवर सेल्स में ग्लूकोज बन चुका होता है। अब ये ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू फिर से मसल्स में चला जाता है। इस प्रकार क्या होती है, हमारे बॉडी में जो कोरी साइकिल्स है वो चलती रहती हैं। जैसे कि जब हम लोग हाई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब बॉडी में स्थित जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टोज में चेंज होता है। ऐसा जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्लाइकोलाइसिस चलता है। जो मसल्स में ये जो चल रहा है फर्स्ट स्टेप में, जो मसल्स में ग्लूकोज से लैक्टोज जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, ये क्रिया तब चल रही है जब हम लोग हाई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तब होता है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ब्लड की मसल्स क्या होती है, परमिएबल होती है, जिससे यह ब्लड में इंटर कर लेता है जो लैक्टोज बना रहता है वो। तो मसल्स में जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम जो है की अनुपस्थिति के कारण ही जो लैक्टोज होता है वो लीवर में जाता है। फिर वहाँ जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज बनता है, और साथ ही साथ जो है 2 ATP का फॉर्मेशन होता है जिसको जो है मसल्स क्या करेगा, यूज़ करता है। मतलब कि ये जो मसल्स में जो ग्लूकोज से लैक्टोज बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से लैक्टोज से ग्लूकोज भी बन सकता है, लेकिन क्या है यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है मसल में। इसी कारण से ये जो क्रिया है वो लीवर्स में जाके कंप्लीट होती है। अब देखते हैं लाइपोजेनेसिस। ये जो लाइपोजेनेसिस की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, जो एडिपोज टिश्यू में जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं वसा को, क्योंकि वसा को जो है ग्लूकोज को क्या है डायरेक्ट हम लोग एडिपोज टिश्यू में नहीं रख सकते, इसीलिए ग्लूकोज को वसा के फॉर्म में बदल करके एडिपोज टिश्यू में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, लाइपोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकोज को सबसे पहले फैट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस फैट को एडिपोज टिश्यू में हम लोग स्टोर करके रखेंगे। और ये जो एडिपोज टिश्यू है वो स्किन के नीचे पाई जाएगी, हार्ट में पाई जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाएगी, इन सब में जो है एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। लाइपोजेनेसिस की क्रिया जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि फैट जो है बॉडी में ज़्यादा फैट जमा होगा तो हम लोग को डिसीज़ का खतरा रहता है। इस प्रकार जो है कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म जो है 5 स्टेप में पूरा होता है। 5 स्टेप में पूरा होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस और कोरी साइकिल। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म।